हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो वेल्डर ट्रेड का एमसीक्यू है उसका सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। यह आपका सेट नंबर 6 है, ठीक है। तो यह सेट नंबर 6 है जो आपको निम्मी का जो बुक है उसी से लिया गया है। यह उपयोगी होगा आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, सीआईटीएस सीटीआई के लिए, वेल्डर इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए कंपटीशन में, और टेक्नीशियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यह इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 6 देखते हैं। वेल्ड धातु के जमा होने के तुरंत बाद हथौड़ा मारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी हथौड़ा मारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कब? जब वेल्ड किया जाता है और वेल्ड धातु जब जमा हो जाती है, जम जाता है, तब उसके बाद उसमें तुरंत बाद हथौड़ा मारा जाता है। तो वो तुरंत बाद हथौड़ा मारने को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पिनिंग। क्या किया जाता है? पिनिंग किया जाता है। यह आपको जब आप कास्ट आयरन का वेल्डिंग करते हैं या कोई हैवी वेल्डिंग करते हैं, हैवी थिकनेस का, हैवी फैब्रिकेशन का, तो उसमें आपको पिनिंग करके उसके जो टफनेस है उसके बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उसके जो मजबूती को बढ़ाना, वेल्डिंग को बढ़ाने के लिए पिनिंग किया जाता है। हल्का सा हथौड़ा से छोटा सा धीरे धीरे उस पर मारा जाता है चोट। क्लियर? तो इस तरह से आपको जब वेल्ड धातु जमा हो जाए तो हथौड़ा से मारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पिनिंग कहा जाता है। ओके। डिपॉजिट होने के बाद यह हैवी बेल्ट जॉइंट या कास्ट आयरन की वेल्डिंग कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया विशेष रूप से इसमें अपनाया जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है? तो टफनेस, स्ट्रेंथ इंप्रूव किया जाता है। टफनेस और स्ट्रेंथ इसका इंप्रूव किया जाता है इससे पिनिंग करने के बाद। ओके, आइए। एक ऐसी लॉ है एक ऐसी लॉ है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जलने के लिए इस तरह पर्याप्त होती है कि इनमें से न तो ऑक्सीकरण होता है न ही अपचयन होता है। यानी ना आपको ऑक्सीकरण होगा ना अपचयन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा और न ऑक्सीडेशन होगा। तो उसमें कौन सा लॉ है जिससे न तो ऑक्सीकरण होता है न रिडक्शन होता है? तो आपको आप जानते हैं 3 लॉ होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, ठीक है। 3 लॉ होते हैं। 3 लॉ में इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? इक्वल होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यानी इसमें कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें इक्वल होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब कौन सा है फ्लेम? तो है न्यूट्रल फ्लेम है जिसको उदासीन फ्लेम कहते हैं। उदासीन फ्लेम कहते हैं। तो यह न्यूट्रल फ्लेम है जो आपको ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है और ना ही क्या है, आपको रिडक्शन करता है। क्लियर? अब इसका टेम्परेचर 3100 से 3300 होता है। क्लियर? वो तो जानकारी हो गया होगा। कार्बोराइजिंग का लिंडे वेल्डिंग में होता है उपयोग, लिंडे वेल्डिंग। उसके बाद आपको क्लीनिंग में होता है, कार्बोराइजिंग का। ऑक्सीडाइजिंग का ब्रास के लिए होता है उपयोग, और ब्रेजिंग के लिए होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्रास में उपयोग होगा और फेरस मेटल के जो है ब्रेजिंग करने में उपयोग होगा। और ये 3 फ्लेम हो गया। 3 फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल और कार्बोराइजिंग। 3100 से 3300 इसका टेम्परेचर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन फ्लेम। क्या हो जाएगा? उदासीन फ्लेम। ओके। आइए
धातु को काटने से पहले इसके द्वारा पूर्व गर्म किया जाता है, ठीक है, पूर्व गर्म किया जाता है। बिफोर कटिंग मेटल इज प्री हीटेड, यानी मेटल को अगर काटना है, मेटल को काटना है तो उसको क्या करना है कि पहले हीट किया जाता है। मेटल को काटना है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हीट किया जाता है, इसको हीट करना है, प्री हीट करना है, ठीक है, रेड हॉट कंडीशन तक, रेड हॉट कंडीशन तक इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो हीट आप देखे होंगे कि जो कटिंग जो नोजल होता है, कटिंग नोजल होता है इस तरह का, यहाँ पर इस तरह का छेद होता है, ठीक है, 5 होता है, किसी में 6 होता है, और ये बीच में जो होता है उसको बोलते हैं ऑरिफिस, बीच वाले को ऑरिफिस बोला जाता है। और इस तरह का नोजल का ये छिद्र होता है, तो ये जो है ना, यही प्री हीटिंग फ्लेम देता है। प्री हीटिंग क्या है, प्री हीटिंग फ्लेम यही देता है, प्री हीटिंग फ्लेम, क्लियर। तो प्री हीटिंग फ्लेम ये देता है, और जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो दिया जाता है काटने के कटिंग के लिए, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो दिया जाता है वह बीच से यहाँ से निकलता है। एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है वह क्या है, बीच से निकलती है। तो अब ये क्या कह रहा है कि पूर्वगम जो प्री हीटिंग जो फ्लेम होता है वह फ्लेम कौन सा होता है, क्लियर। तो वह फ्लेम कौन सा होगा, तो जब यह प्री हीटिंग करना होता है तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग किया जाता है, यानी उदासीन लॉ का उपयोग किया जाता है। जब प्री हीटिंग करते हैं तो उदासीन लॉ का उपयोग किया जाता है, और जब वह रेड हॉट कंडीशन तक हो जाता है, यानी देख चमकने लगता है लाल, रेड हॉट यानी गर्म, तो अब इसमें बीच वाले को लीवर दबा करके, एक्स्ट्रा लीवर होता है। एक्स्ट्रा लीवर किस में होता है, वेल्डिंग में कि कटिंग में, वेल्डिंग में या कटिंग में, ठीक है, किस में होता है, तो एक्स्ट्रा लीवर आपको कटिंग में दिखाई देगा। इसमें एक्स्ट्रा लीवर वेल्डिंग में नहीं होता है, एक्स्ट्रा लीवर किस में होता है, तो कटिंग में। कटिंग में क्यों होता है कि उसमें आपको ऑक्सीजन छोड़ना पड़ता है कटिंग के लिए, क्लियर। तो आपको प्री हीटिंग के लिए उदासीन यानी न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग किया जाता है, ओके। आइए, बट जोड़ बनाकर पाइपों को बेल्ट करते समय प्रयोग की जाने वाली विभिन्न स्थितियों को रूप में जाना जाता है। देखिए, बट वेल्ड होता है, बट वेल्ड मीन्स आमने सामने, बट वेल्ड मीन्स होता है आमने सामने, इक्वल साइज के, माने बराबर साइज के रहेगा। जब यह बराबर साइज के रहेगा, ये बराबर साइज के रहेगा, तभी तो ये आमने सामने जुड़ पाएगा, ठीक है, बट वेल्ड हो पाएगा। अगर यह इसका जो व्यास जो है कम ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे में घुस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लैट वेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहता है, बट वेल्ड करने के लिए बात कह रहा है कि आमने सामने अगर पाइप को लेके जोड़ना है तो वह कौन सा सिस्टम से किया जाता है। तो हम लोग इसका चर्चा किए थे पहले भी, आप इसमें देखिए 1G 2G 5G 6G, 1G 2G 5G 6G क्या होता है, कौन कौन होता है, 1G 2G 5G 6G। अब इसमें आप बताइए कि इसमें कौन सा जो है पोजीशन है जिसमें पाइप जो है रोलिंग करता है, ठीक है, किसमें वह पाइप रोलिंग करता है। तो पाइप कौन सा में रोलिंग करेगा बताइए, तो यहाँ 1G में जो है, 1G में पाइप जो है वह रोलिंग करता है, ठीक है। और दूसरा में इशारे में पाइप रोलिंग नहीं करता है, पाइप फिक्स रहता है, ओके। पाइप रोलिंग करता है, और इसमें वेल्डर जो है, वेल्डर फिक्स रहता है, वेल्डर जो है स्थिर रहता है, एक जगह खड़ा होकर वेल्डिंग करता है, और आर सब में वेल्डर को घूमना पड़ता है। तो यही आपको अगर बट वेल्डिंग करते हैं, पाइप में बट जोड़ करते हैं, तो आपको पोजीशन जो है यह 3-4 पोजीशन का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक में आपका आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, और ये आपको नहीं, सॉरी, ये फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये आपको, ये जो है इस तरह का रोल करेगा, यहाँ वेल्डिंग करना है, यहाँ वेल्डिंग करना है, तो इस तरह का ये रोलिंग में रोलिंग करते रहेगा। तो रोलिंग करते रहेगा तो इसमें आपको वर्टिकल छोड़ करके सारे इसमें होते हैं, क्लियर। अब ये हो जाएगा 6G, 6G इंक्लाइंड होता है, 6G इंक्लाइंड में
इस तरह का पाइप हो जाता है इंक्लाइन 45 डिग्री पर। तो इसमें यहाँ पर अगर वेल्डिंग करना है तो उसमें ऑल पोजीशन यूज किया जाता है। ओके, चलिए तो कौन कौन हो गया 1G 2G 5G और 6G। ठीक है, प्लेट की बात किया जाए तो प्लेट जो है 1G 2G 3G और 4G, ये प्लेट का हो गया। प्लेट का हो जाएगा, ये आपका फ्लैट पोजीशन, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन, आई ओवरहेड पोजीशन। ओके, चलिए जीए में वेल्डिंग में ज़्यादातर डैश प्रकार के विद्युत स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा प्रकार के विद्युत स्रोत उपयोग किया जाता है? तो अचर वोल्टेज यानी कांस्टेंट वोल्टेज, ये जो है कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज जो होता है, कांस्टेंट वोल्टेज आर्क को स्थिर रखने में मदद करता है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज इसमें उपयोग किया जाता है। किसमें? GTAW में। आपको वायर का स्पीड भी इसी पर निर्भर करता है। वायर का स्पीड आइए, इसमें क्या है कि अधिक उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग आर्क स्टेबल होता है, क्या है, और वायर स्पीड को यह क्या करता है, एक साथ ऑटोमेटिक करंट एडजस्ट करता है। यह करंट भी जो इसके स्पीड के साथ साथ वायर के स्पीड के साथ साथ उसका करंट भी ऑटोमेटिक यह एडजस्ट करता है। अगर आपको कांस्टेंट वोल्टेज होगा तो क्या है कि करंट जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, और उसमें क्या है कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम स्मूथ मेटल ट्रांसफ़र, स्मूथ मेटल ट्रांसफ़र, मेटल ट्रांसफ़र जो है वह स्मूथ होता है, मेटल ट्रांसफ़र स्मूथ होगा तथा यूनिफॉर्म वेल्ड बीट प्रदान करता है। कौन? यह वेल्ड बीट कौन प्रदान करता है? जो कांस्टेंट वोल्टेज जो मशीन आपको दिया जाता है उसमें प्रोसेस में कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स जो रहता है उसके द्वारा मेटल ट्रांसफ़र आराम से होता है। चलिए रन ऑन और रन ऑफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, वाई आर द ऑन एंड ऑफ प्लेट यूज। देखिए रन ऑन प्लेट, रन ऑफ प्लेट कहाँ पर यूज किया जाता है? आप देख लिए, इस तरह का वेल्डिंग करना है। ठीक है, ये हो गया रन ऑन, रन ऑन, आई हो गया रन ऑफ। ठीक है, ये वाला पीछे हो गया। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि आप इस तरह का उपयोग कहाँ कहाँ करते हुए देखे होंगे? आप इस तरह से आप देखे होंगे जब SAW करते हैं, SAW समर्ज आर्क वेल्डिंग, समर्ज आर्क वेल्डिंग। तो समर्ज आर्क वेल्डिंग में भी आर्क पैदा करने के लिए, आर्क जो है स्टार्ट करने के लिए आपको रन ऑन और रन ऑफ प्लेट लगाया जाता है। क्लियर? और क्या है? तो इसमें समर्ज आर्क वेल्डिंग नहीं है। अब कहता है किस लिए किया जाता है? तो इसमें आर्क ब्लो से बचाने के, देखिए एक बार आर्क ब्लो जब हम लोग पढ़े थे, आर्क ब्लो पढ़े थे, आर्क ब्लो जानते हैं कि आर्क ब्लो जो होता है वह कहाँ होता है? आर्क ब्लो स्टार्टिंग में होगा और नहीं तो लास्ट में होगा। ठीक है, जब अब इलेक्ट्रोड यहाँ पर जलाएंगे तो इसका जो है ये आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड, ठीक है, और यहाँ है, यहाँ आएगा तो बैकवर्ड इसे आर्क भागेगा। क्लियर? दाएं बाएं नहीं भागता है, ठीक है, आगे पीछे करके भागता है। इसका क्यों होता है? तो वह जो है चुंबकीय जो है डिस्टर्बेंस के कारण, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसके डिस्टर्बेंस के कारण आर्क ब्लो होता है। तो आर्क ब्लो आगे बनता, यहाँ बनता है नहीं तो पीछे बनता है। तो इसीलिए यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ से जब आर्क स्टार्ट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, आर्क ब्लो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आएंगे तो यहाँ से ठीक हो जाएगा और आगे मुँह यहाँ पर आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ आएंगे वहाँ पर यहाँ आर्क ब्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं कि रन ऑफ और रन ऑन प्लेट लगा देते हैं, रन ऑन प्लेट और रन ऑफ प्लेट लगा देते हैं, जिससे कि आर्क ब्लो मेरा वो आगे ही हो जाए और पीछे रह जाए, बीच में मेरा बिल्डिंग सही हो जाए। इस किसके लिए लगाया जाता है? तो यह किया जाता है आपको अवॉइड आर्क ब्लो, आर्क ब्लो से बचने के लिए। ओके, चलिए आर्क ब्लो से बचने के लिए और क्या क्या करते हैं हम लोग? आर्क ब्लो से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो उसका जो जॉब होता है इसमें केबल लपेट दिया जाता है। क्लियर? दूसरा होता है कि जॉब जो है यह है तो अर्थिंग यहाँ है तो अर्थिंग उठा करके यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ अर्थिंग को भी चेंज कर सकते हैं। रन ऑफ प्लेट लगा सकते हैं। उसका जब नहीं होगा कुछ से, जब फिर भी आर्क ब्लो हो ही रहा है तो आप क्या करेंगे? AC चेंज कर लेंगे। ये आर्क ब्लो किस में होता है? DC में होता है। ओके, चलिए
बेल्ट ज्वाइंट बनाने के बाद बट या कोने के जोड़ के रूट पर जमा होने वाली थोड़ी सी वेल्डिंग सामग्री को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए देखिए यहाँ अगर देखिए ये जो है ये इसको वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर वेल्डिंग हो जाता है। यहाँ पर बीट बन गया, कॉर्नर ज्वाइंट है, ठीक है, कॉर्नर ज्वाइंट है, यहाँ पे बीट बन गया, ठीक है। बीट बनने के बाद यहाँ जो बीट पूरा बन जाता है, जब वेल्डिंग हो जाती है तो इधर से छोटा सा थोड़ा सा माने पतला बीट बनाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? पतला बीट बनाया जाता है यहाँ से, यहाँ इस पे अंदर से। तो जब यह बीट बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो वह कहा जाएगा सीलिंग रन, क्योंकि सील किया जाता है, ठीक है, सील किया जाता है। रूट रन किसको बोलेंगे? तो रूट रन बोलेंगे जब यहाँ फर्स्ट रन मारा जाएगा, वो इधर से ऊपर से ही माराएगा, तब बोलते हैं उसको रूट रन, ठीक है। और यहाँ से जब पूरा हो जाएगा तब यहाँ पर एक मारा जाएगा, तो जिसको बोलेंगे सीलिंग रन। ओके, यह क्या है? यह देने से क्या होता है? ये आपको रूट डिफेक्ट जो है वह इसको रोकता है। मान के चलिए आपको इस तरह के आपने वेल्डिंग किया था, इस तरह की वेल्डिंग किया था, लेकिन यहाँ रूट पर मारा, लेकिन रूट जो है डिफेक्टिव, अच्छा से पेनिट्रेशन नहीं हुआ, यानी डिफेक्टिव रहा, तो इधर से मार देने से क्या होगा? पूरा सील हो जाता है। तो वही जो है रूट डिफेक्ट को रोकता है। पाइप वेल्डिंग, प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन में सीलिंग रन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो पाइप वेल्डिंग करते हैं, प्रेशर वेसल का वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें सीलिंग रन मारना बहुत ही ज़रूरत होता है। उससे क्या होता है? स्ट्रेंथ, ज्वाइंट इंटीग्रिटी इम्प्रूव होती है, जोड़ की अखंडता इम्प्रूव होता है। ओके, पाइपों के किनारे बनाने की विधि का चयन करते समय किन कारकों का विचार किया जाना चाहिए? यानी अगर पाइप का अगर इसको किनारा को बनाना है, किनारा को भी ग्रुप बनाना है, तो वह किस पर निर्भर करता है? ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो वह किसके आधार पर बनाया जा सकता है? तो प्लेट की लंबाई से तो कोई मतलब नहीं है, रूट गैप पर। व्यास तथा सामग्री के रंग से भी कोई मतलब नहीं रहता है। व्यास तथा दीवार की मोटाई पर, हाँ, तो व्यास तथा दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है, व्यास तथा दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है कि यह आपको भी ग्रुप कितना बनाना है और कितना नहीं बनाना है। ओके, तो किस पर निर्भर करता है? डायमीटर एंड वॉल थिकनेस पर। डायमीटर एंड वॉल थिकनेस पर निर्भर करता है कि इसका जो है किनारा कैसे बनेगा। ओके, उदासीन लौ का उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित से वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है। देखिए, किसमें न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? इसमें नहीं किया जाएगा। स्टेनलेस स्टील में तो किया जाता है, कॉपर में किया जाता है, माइल्ड स्टील में किया जाता है, गैल्वेनाइज आयरन में नहीं किया जाता है। गैल्वेनाइज आयरन में न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें जिंक का परत चढ़ा होता है। किस चीज़ का परत चढ़ा होता है? जिंक का परत उस पर चढ़ा होता है, जिसके कारण इसको आप न्यूट्रल फ्लेम से वेल्डिंग नहीं करते हैं, उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए, आर्क ब्लो का प्रभाव डैश में पूर्णतः अनुपस्थित हो जाता है। यानी आर्क ब्लो का प्रभाव कौन सा सिस्टम में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है? तो आपको हम लोग इसके पहले चर्चा भी कर लिए हैं। एसी वेल्डिंग जब लगाइएगा, एसी वेल्डिंग मशीन इसमें लगेगा तो फिर आर्क ब्लो नहीं होगा। चलिए, आप जो हम लोग एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और क्या करता है? कितना वोल्टेज वह लेता है? मेन से 220 से या 440 लेता है। उसमें देता कितना है? 40 से 100 वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज वह आपको देता है। क्लियर?
वेल्डिंग से संबंधित सभी क्रियाएं वेल्डिंग जोड़ वेल्डिंग लाइन से बने डैश में घटित होता है। देखिए वेल्डिंग की जितनी भी क्रिया होती है, वेल्डिंग की जितनी भी क्रिया होती है वह कहाँ होता है, वेल्डिंग का जितना भी क्रिया होता है वह आपको यह वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग की क्रिया कहाँ पर होता है, तो मोल्टेन पूल में होता है। यानी मोल्टेन पूल, यहाँ पर मोल्टेन पूल बनेगा, यहाँ पे मोल्टेन पूल बनता है, पिघलता है और यहीं पे सारा क्रिया आपको होता है। तो इसके लिए कहाँ पर होगा, देख लीजिए कि हाँ वेल्डिंग संबंधी सभी क्रियाएं जो कहाँ पर होगी, तो पिघले हुए पूल में होगा, मोल्टेन पूल में होगा। इलेक्ट्रोड में नहीं होगा, गर्मी की स्थिति नहीं, गर्मी प्रभावित क्षेत्र में नहीं, कहाँ होगा आपको, मोल्टेन पूल में इसका उपयोग किया जाएगा। ओके, वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सा गैर संलयन या नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। ठीक है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग मीन्स जो फ्यूज करके वह एक साथ गल के जुड़ता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन माने वह एक साथ गल के वह जुड़ता नहीं है। जैसे कि देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, तो यह भले थोड़ा ही सही, भले थोड़ा ही आपको यहीं पर केवल इस तरह यहाँ इलेक्ट्रोड रहता है, ऐसा इधर से इलेक्ट्रोड रहता है, इधर से इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में। और यह जब टच करता है तो यहाँ पर हल्का सा प्लास्टिक अवस्था में आकर के वह प्रेस करके उसको वेल्डिंग कर लिया जाता है, यानी वह पिघलता है। ठीक है ना, आर्क वेल्डिंग में भी पिघलता है। ठीक है, स्टड वेल्डिंग में भी आप देखे होंगे, एक स्टड होता है ऐसा, इधर गुना कटा होता है, वो इधर गुना कटा होता है, तो इसको बोलते हैं स्टड, माने एक दूसरे को सटा के जोड़ देना। लेकिन ये अस्थायी वेल्डिंग होगा, अस्थायी जोड़ होता है। जब हम स्टड वेल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें आर्क बनता है, यहाँ आर्क बनता है, किसी को जोड़ते हैं तो आर्क बनता है, फिर यह इसमें जाता है। ठीक है, अब आइए फोर्ज वेल्डिंग पे। तो फोर्ज वेल्डिंग पे आप देखिएगा कि हंसुआ खुरपी जो कुटता रहता है लोग, तो हंसुआ खुरपी से जो बनाता है फोर्ज वेल्डिंग, उसमें जोड़ता है, तो उसमें है कि पीट कर जोड़ा जाता है। ठीक है, पीट कर, उसमें गलता नहीं है, गला हुआ नहीं है, एक दूसरे से पीट कर दोनों को मिला दिया जाता है। तो फोर्ज वेल्डिंग जो होगा, फोर्ज वेल्डिंग आपको कौन सा होगा, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में आ जाएगा। ओके, थ्री एफ निम्नलिखित में से किस जोड़ का एक स्थिति है। ठीक है, थ्री एफ देखिए आपको जी हो गया, आएगो एफ हो गया। थ्री एफ किस में हो जाएगा, आपको प्लेट वेल्डिंग की बात चल रहा है, क्या बोलते हैं, प्लेट वेल्डिंग का इसमें बात होगा, प्लेट वेल्डिंग। तो 3F में 1F 2F 3F 4F, 1G 2G 3G 4G। ठीक है, तो यह किस में आता है, जब ग्रुप वेल्डिंग करते हैं, ग्रुप जब करते हैं, ग्रुप में यह आमने सामने जब जोड़ा जाता है, जब आमने सामने जोड़ा जाता है किसी प्लेट को जब आमने सामने जोड़ा जाता है तो आपको जी वाला क्लियर करता है। जब यह एक दूसरे पर चढ़ा के जोड़िए या कॉर्नर ज्वाइंट बनाइए, यानी 90 डिग्री का कोण दो मेटल के बीच, जब दो मेटल जोड़ते जोड़ा, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइंट हुआ, 2 मेटल जुड़ा, तो यहाँ क्या है, आपको 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कोई भी ऐसा मेटल हो, जैसे कि आप देख लीजिए, ये देखिए इस मेटल को कॉर्नर ज्वाइंट जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर आपको इसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं, फिलेट वेल्ड, तो फिलेट में अगर इस तरह का आता है तो 1F 2F 3F 4F आता है। और अगर ग्रुप में आता है तो 1G 2G 3G 4G आता है। तो अब देखिए इसमें ग्रुप तो नहीं होगा क्योंकि 3F कह रहा है, तो 3F ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब फिलेट में आपका यह इसका आंसर फिलेट हो जाएगा। 3F किसका हो जाएगा, फिलेट हो जाएगा। अब 3F में कौन सा पोजीशन होता है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल। तो वर्टिकल पोजीशन 3F क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन का उपयोग 3F में किया जाता है। ओके, चलिए व्हाट काइंड ऑफ पाइप आर वेल्डेड बाय अपहिल वेल्डिंग टेक्निक। देखिए अपहिल वेल्डिंग टेक्निक, देखिए जब वेल्डिंग किया जाता है इस तरह का पाइप हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, 6 और इधर 9, इधर 3, क्लियर।
इस तरह का है, तो इस तरह का है तो आपको क्या होता है कि 6 से 12 से 6 की ओर ये अप डाउन हो जाए, ये अप डाउन हिल हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया? डाउन हिल। ठीक है, तो डाउन हिल पोजीशन इस तरह का नीचे में आएगा। अगर यहाँ से बिल्डिंग शुरू करते हुए, यहाँ से बिल्डिंग शुरू करते हुए जब आइएगा ऐसे 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 यहाँ तक, तो यह क्या हो जाएगा? डाउन हिल हो जाएगा। यही अगर 6 से शुरू करते हैं और इस तरह के यहाँ जाते हैं, ऐसे यहाँ पर बिल्डिंग करते हुए इस तरह से बिल्डिंग करते हुए आप यहाँ तक आते हैं, यहाँ से बिल्डिंग करते हुए ऐसे 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 बिल्डिंग करते हुए आप यहाँ तक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अप हिल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से इधर में आइएगा तो डाउन हिल हो जाएगा। तो यह कहता है कि यह तकनीक जो है किस प्रकार के पाइपों में वेल्ड किया जाता है, किस प्रकार के पाइप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए, यह जो है आपको एबव 5 mm जो थिकनेस है मेटल का, उससे ज़्यादा में आपको अपहिल, और जो 5 से कम हो जाए, जैसे 3 से 4 mm का हो जाएगा, ठीक है, मेटल थिकनेस, ठीक है, वॉल थिकनेस, तब उसमें क्या हो जाएगा? डाउन हिल पोजीशन में वेल्डिंग होता है। ओके, चलिए हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड एट इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस वाइल यूजिंग ACFHF माने हाई फ्रीक्वेंसी, AC हाई फ्रीक्वेंसी माने GTAW। देखिए GTAW में जब AC हाई फ्रीक्वेंसी लगाया जाता है तो AC में उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? AC में। और AC से वेल्डिंग आपको अधिकतर किस में होता है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में आपका इसका अधिकतर वेल्डिंग किया जाता है। किससे? हाई फ्रीक्वेंसी AC लगा करके। और हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होता है कि आर्क जो है मेटल को जो इलेक्ट्रोड है वो टच करना नहीं पड़ता है, बिना टच किए ही हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट लगा आता है जो आपको आर्क पैदा कर देता है। क्लियर? तो अब देखिए इसमें कि जब हाई फ्रीक्वेंसी लगता है तो वह हीट जो है कितनी ऊष्मा स्थानांतरण करती है। तो जब यह 50% हीट जो है इलेक्ट्रोड पर होगा और 50% हीट जो है वर्क पीस पर होगा। क्लियर? AC में तो इक्वल हीट रहता है। जब DC होता है तो DC EP, तो ये हो गया रिवर्स पोलैरिटी, और DC E इलेक्ट्रोड निगेटिव EN होगा, तो ये हो गया स्ट्रेट पोलैरिटी। इसमें क्या हो जाएगा? रिवर्स में तो इलेक्ट्रोड पर 70%, क्लियर, और जॉब पर 30%। इसमें इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोड पर 30% और जॉब पे 70%। ओके, चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बीट ऑफ एन डिस्कार्ड इलेक्ट्रोड? एक इलेक्ट्रोड का जो अंतिम बीट होता है उसका क्या नाम है, जो हम लोग एक क्वेश्चन में किए भी थे। देखिए ये कोटिंग किया हुआ है और यहाँ है, ठीक है। तो इतना दूर जो है इसको क्या करता है, आप इतना दूर को जला लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इतना दूर आपको इसको फेंक देते हैं। क्लियर? जो 40 से 45 mm के बीच में होता है, 40 से 45 mm के बीच में आपको यह होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप इंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टॉप इंड। इसका साइज जो है इलेक्ट्रोड के साइज इसके कोर वायर के साइज से नापा जाता है। इसका कोर वायर के साइज से 1.6 हो गया, 2.5 हो गया, 3.15 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से इसका क्या है, ये mm में आता है, mm में। तो कोर वायर के साइज से इसको मापा जाता है। इसका लेंथ जो है जनरली 350 450 mm का मिलता है, यूज किया जाता है। ओके, चलिए व्हाट इज कॉल्ड एज करेंट किसे कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को करेंट बोला जाता है। आइए, व्हाट इज द कलर ऑफ वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर है वह कौन सा होगा? तो कौन सा होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का आप जब पता होगा कि ऑक्सीजन का आपको काला होगा, ठीक है। एसिटिलीन का मैरून होगा,
जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो है कौन सा थ्रेड होता है, तो राइट हैंड थ्रेड होता है, राइट हैंड थ्रेड होता है। इसमें एसिटिलीन में तो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। ओके, व्हाट इज द टेस्ट इज कंडक्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब, जॉब को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना तोड़े हुए, ठीक है, बिना बर्बाद किए हुए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो डिस्ट्रक्टिव माने विनाशकारी होता है, ठीक है। यहाँ है विदाउट डिस्ट्रक्टिव माने बिना विनाश के, बिना विनाश के हमको करना है तो डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव यही है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मीन्स अविनाशकारी, ठीक है, अविनाशी परीक्षण। तो अविनाशी परीक्षण होगा, इसमें आपको बिना तोड़े हुए इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेमी डिस्ट्रक्टिव होता है जिसमें आधा उसको विनाश किया जाता है, अर्ध विनाश। तो इसमें जब नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ हम देख सकते हैं बिना विनाश किए हुए। आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि बिना विनाश किए हुए हम जॉब को कौन कौन सा चेक कर सकते हैं। तो ऊपर से करेक चेक कर सकते हैं, ऊपर वाला जो बाहरी करेक है, सो अंदर वाला नहीं। अंदर वाला के लिए आपको क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। स्पेटर देख सकते हैं, ठीक है, अंडर कट देख सकते हैं, आपको पोरोसिटी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको क्या करना, ये सब कौन सा टेस्ट में आएगा, अविनाशी में। विनाशी में अंदर का आपको जो है क्रेक, अंदर में स्लेग इंक्लूजर है वो उसके लिए क्या करना होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। सेमी में आपको सेमी में क्या है कि थोड़ा सा काट करके उसको चेक किया जाता है ऊपर से, कि ऊपर में भी वही क्रेक वगैरह का ही चेक करने का सिस्टम आता है सेमी डिस्ट्रक्टिव में भी। क्लियर, चलिए। Which hand tool is used to open a gas cylinder in welding practice? जब वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर को खोलना है तो कौन सा उपयोग किया जाता है, तो आपको ये तो बताए भी थे आपको, स्पिंडल की का उपयोग किया जाता है। गैस सिलेंडर को ऊपर से खोलने के लिए स्पिंडल की का उपयोग किया जाता है। और कितना खोलना पड़ता है, तो एक राउंड खोलना है आपको, एक राउंड खोलना है, एक से ज़्यादा देर नहीं कर देना है, एक राउंड खोलना है और वह गैस स्टार्ट हो जाता है। ओके, ओके, थैंक यू। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।